हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स हैं इनका बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो ये वर्ड है बायोसिंथेसिस, जिसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं। बायो का मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण होना या उसका प्रोडक्शन होना, यानी बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से निर्माण होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो ये फैटी एसिड्स हैं इसको ही हम समझते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। हालांकि हम पूर्व वीडियो में फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड के टाइप क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टली हम इसको समझते हैं कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है, उसको हम फैटी एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, वो फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड जो होता है वो लिपिड के निर्माण में अपना योगदान देता है, यानी लिपिड जो बनता है वो फैटी एसिड से बनता है। हालांकि उसमें लिपिड में और भी एडिशनल ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं वो मेन ग्रुप के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हमें ये लिपिड जो मॉलिक्यूल दिखाया गया है ये एक फॉस्फोलिपिड है, जिसमें आपको ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो दिखाई दे रही है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें किसी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो एल्कोहलिक ग्रुप होगा, क्योंकि ये लिपिड है, एक्चुअली फैटी एसिड तो यही पार्ट है और जो बाकी का जो पार्ट है वो इस पूरे को हम कहते हैं लिपिड। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, जो कि एक सेल की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सेल की मेम्ब्रेन, बाइलेयर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो इसमें ये तो हो गया फैटी एसिड का ग्रुप, और इसके साथ में एल्कोहलिक कंटेंट, यहाँ पर ग्लिसरॉल जैसे फॉस्फेट दिखाया गया है यहाँ पर, और फॉस्फेट के साथ में और भी कोई एडिशनल ग्रुप जुड़ सकता है, तो ये एक प्रकार का लिपिड बनाता है। लेकिन अभी हमारा ध्यान लिपिड पे नहीं होकर ये जो फैटी एसिड्स है, जो ये फैटी एसिड्स हैं इसका निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जो लिपिड है ये वास्तव में, और जिसको हम सामान्य रूप से फैट भी कह देते हैं, ये बना होता है एल्कोहल। इसमें कोई भी एल्कोहल ग्रुप हो सकता है। फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हमारा मेन इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा, फैटी एसिड्स किस प्रकार से निर्माण होते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे ग्रुप्स भी होते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे। जो फैटी एसिड का जो निर्माण होगा, यानी इसका जो सिंथेसिस होगा, वो एक सेल के साइटोप्लाज्म, उसके कोशिका द्रव्य में होगा। व्हेन ग्लूकोज लेवल हाई इन ब्लड एंड हाई अमाउंट ऑफ एटीपी इन सेल। अब फैटी एसिड का निर्माण कब होगा? सामान्य रूप से तो फैटी एसिड पाया ही जाता है, लेकिन अगर हमें और एक्स्ट्रा बनाना है या हमें उसको स्टोरेज रखना है, किस फॉर्म में? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म में। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म में, क्योंकि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? एक टाइप का लिपिड होता है जो कि फैटी एसिड को स्टोरेज करके रखता है। ऐसे ही ये जो स्टोरेज फॉर्म है, अब इसमें जो फैटी एसिड का जो निर्माण हो रहा है तो उसको बनाने के लिए हमें कोई विधि करनी पड़ेगी, लेकिन सामान्य रूप से ये नहीं होता है, यानी स्टोरेज नहीं होता है। ये कब स्टोरेज होगा? जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होने का मतलब ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो जाएगा, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, क्योंकि वो डिजीज़ है। नॉर्मली एक पर्सन में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है, या एक सेल में जब एटीपी ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब है कि सेल को अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिल रही है, तो अब उसको क्या करना है? अच्छे अमाउंट में जो उसको एनर्जी सेल पहले से ही प्रोड्यूस कर रही है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें आ रही है, उनको स्टोरेज करना है, और वो यहाँ पर फैटी एसिड के रूप में वो स्टोरेज करेंगे, जो कि फाइनली आगे जाकर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के रूप में या फैट्स के रूप में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है। ये तो हुई बात कि बायोसिंथेसिस क्यों होता है, यानी इनका फैटी एसिड्स का डिपोजिशन, यानी इनका निर्माण क्यों हो रहा है। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड मेनली इन द टिश्यू ऑफ एडिपोज। अब ये प्रक्रिया कौन से टिश्यू में होगी? हर जगह तो होगी नहीं, ये एडिपोज टिश्यू में होगी। लीवर में हो सकती है ये प्रक्रिया। लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड, यानी जो
दूध पिलाती जो माताएं हैं वो उनमें भी फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होता है। किडनी में भी ये प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये एडिपोज टिश्यू, लीवर, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, किडनी, ये जब बताया गया है ये इनमें डोमिनेंटली रूप में ये प्रक्रिया होती है। बॉडी की सभी सेल लगभग सभी सेल ये प्रक्रिया करती है, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रक्रिया यहाँ पर होती है। लोकेशन हम जान चुके हैं कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रक्रिया होती है। फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस हो रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब जो फैटी एसिड का जो सिंथेसिस है वो पाथवे है वो 3 स्टेप्स में होता है, यानी ये जो प्रक्रिया है वो 3 भागों में पूर्ण होती है। सबसे पहले अगर हमें फैटी एसिड बनाना है तो हमें कुछ सोर्सेज चाहिए होती है। जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके लिए हमें सीमेंट, बजरी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो चाहिए होती है। तो ऐसे ही अगर हमें फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस करना है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इनके थ्रू होते हुए रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहले स्टेप में प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA का निर्माण होना एंड NADPH का निर्माण होना। हमें सबसे पहले ये 2 चीज़ें चाहिए, एसिटाइल CoA एंड NADPH। नेक्स्ट जो इसमें अब स्टेप होगी उसमें है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल CoA टू मेलोनाइन CoA। जो मेलोनाइन CoA है उसका निर्माण होगा सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अब फाइनली जो स्टेप होगी वो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम है जिसको हम शॉर्ट में FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस एंजाइम की वास्तव में फाइनली जो रिएक्शन होगी वो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस करवाएंगे। चलो प्रक्रिया को देखते हैं कि किस प्रकार से होती है। सबसे पहला जो स्टेप्स है उसमें है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CoA एंड NADPH, यानी एसिटाइल CoA हमें बनाना है। तो एसिटाइल को कब बनेगा और कैसे बनेगा वो हम समझते हैं। एसिटाइल CoA फॉर्म ड्यू टू एक्सेस ऑफ। एसिटाइल CoA कब बनता है? जब अधिक मात्रा में अमीनो एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिसका मतलब हम ग्लूकोज की बात कर सकते हैं सिंपली, और कीटोन बॉडीज़, ये जब बॉडी में एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं तो एसिटाइल CoA का इजीली फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, या हम यूँ कहें कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज जब एक सेल में एंटर करता है तो प्रक्रिया होती है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रक्रिया आपने समझ रखा होगा। आप अपने चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से भी आप ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को समझ सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। अब जब पायरुवेट के बारे में आपने सुना, यहाँ पर एक लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन में एसिटाइल CoA का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पर 2 कार्बन का एसिटाइल CoA का निर्माण होता है। लेकिन ये एसिटाइल CoA का तो निर्माण जो हो रहा है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जब एसिटाइल CoA का निर्माण होता है तो हमारे ये काम का नहीं है। हमें क्या करना है? इसको बाहर लाना है सेल के साइटोप्लाज्म में। ये बाहर का जो भी पोर्शन है उसको हम सेल का साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो हमें ये एसिटाइल CoA बाहर चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो प्रक्रिया होती है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। तो अब हमें एसिटाइल CoA को बाहर कैसे निकालना है? एसिटाइल CoA से जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये क्रेब साइकिल है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल CoA जब आपस में मिलते हैं तो सिट्रेट का निर्माण करते हैं, और सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटरेट, ये आगे जाकर क्रेब साइकिल में, ये क्रेब साइकिल का ही पार्ट है। अब हमें यहाँ पर जो सिट्रेट बना है, ये सिट्रेट, इसको हम बाहर ला सकते हैं। यानी सिट्रेट में क्या है एक्चुअली? एसिटाइल CoA। तो सिट्रेट से यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर जो इसमें एसिटाइल CoA था वो अलग हो चुका है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वो भी अलग हो चुका है। यहाँ पर एंजाइम काम करता है सिट्रेट लाइएज काम करता है, और सिट्रेट लाइएज क्या करता है? जो सिट्रेट है इसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी OAA और एसिटाइल CoA में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है।
अब इसके बाद में ऑक्जेलो एसिटिक आगे मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है और मेलेट से मेलिक एंजाइम की उपस्थिति में ये वापस पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है और यहाँ पर NADPH का भी निर्माण होता है। लेकिन हमारे काम का यहाँ पर एसिटाइल CoA है जो हमें सेल के साइटोप्लाज्म में मिल चुका है। यहाँ पर हमें एसिटाइल CoA सेल के साइटोप्लाज्म में हमें मिल चुका है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जो सिट्रेट है वो यहाँ पर बाहर क्यों आएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया से वो बाहर क्यों आएगा जबकि वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि हमने कहा है कि शुरू में ही हमने कह दिया कि जब ATP ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा या जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होगा तब जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है यहाँ पर कुछ ATP जनरेट होती है, वो इस प्रक्रिया को इनिबिट करेगी और रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, यानी यहाँ एक्सेस मात्रा में सिट्रेट का निर्माण होता है और एक्सेस मात्रा में सिट्रेट होना आगे जाकर यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टर है इसको अलाउ करता है कि सिट्रेट बाहर जाने के लिए रहें। इसके अलावा बाहर की तरफ जब कुछ मॉलिक्यूल्स और आएंगे जिनको हम समझेंगे, वो भी इस प्रक्रिया को सिट्रेट को बाहर लाने में मदद करते हैं। अब हमारे पास एसिटाइल CoA का तो निर्माण हो गया, अब हमें दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए NADPH। तो NADPH कहाँ से आएगा? NADPH आएगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको हम PP पाथवे भी कहते हैं। प्रोवाइड NADPH फॉर रिडक्टेज रिएक्शंस इन फैटी एसिड सिंथेसिस। जो रिडक्टेज रिएक्शंस होगी उसमें जो NADPH का जो निर्माण होगा, यानी वो रिडक्टेज रिएक्शंस में हमें NADPH जो चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, वो एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि पाल्मिटिक एसिड इसे 16 कार्बन और सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इसको हम उदाहरण के रूप में समझते हुए इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। यहाँ पर जो 16 कार्बन है, आप जब भी हमारे बॉडी में जब नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे जो फैटी एसिड्स हैं उनमें, तो आप देखेंगे कि 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरह के आपको इवन नंबर में आपको जो फैटी एसिड की चेन है वो मिलेगी, आपको ऑड नंबर में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें जुड़ने की जो प्रक्रिया है 2-2 कार्बन जुड़ते रहेंगे, उसको हम अब समझते हैं। दूसरी जो स्टेप्स है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल CoA टू मेलोनाइन CoA। अब इसमें क्या हुआ, जो एसिटाइल CoA सेल के एक साइटोप्लाज्म में आ चुका था उसको हम कन्वर्ट करना है मेलोनाइन CoA में। ये हमारा एसिटाइल CoA है। एसिटाइल CoA को हमने कन्वर्ट किया मेलोनाइन CoA में और यहाँ पर कुछ एंजाइम और ATP भी खर्च होती है। एंजाइम जिसको कहते हैं एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, क्योंकि इसमें CO2 इन्वॉल्व हो रहा है। ATP खर्च हो रही है, एक ATP खर्च हो रही है यहाँ पर। ATP खर्च होकर ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट रही है। ATP की फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट पाए जाते हैं और उन फॉस्फेट के आपस में जो बॉन्ड होते हैं उन्हीं में एनर्जी स्टोरेज होती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मेलोनाइन CoA के निर्माण में भाग ले रही है। CO2 यहाँ पर एक्स्ट्रा कार्बन जोड़ने में मदद कर रहा है, चूँकि एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड है जबकि मेलोनाइन CoA 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो प्रक्रिया हो रही है वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है उसको हम समझते हैं, और हमें ध्यान से समझना है कि हमारे पास एक तो मेलोनाइन CoA है और दूसरा हमारे पास एसिटाइल CoA है। इनको हम ध्यान में रखते हुए इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस है रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। जो FAS जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी जो रिएक्शंस होगी, एक्चुअली FAS फैटी एसिड सिंथेज जो एंजाइम्स हैं वो सिंगल एंजाइम नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस हैं। मतलब वहाँ पर 8 से 10 प्रकार के एंजाइम्स हैं वो जो अपना काम करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स है यहाँ पर ये सभी लगभग सभी रिएक्शंस करवाएगा। इन रिएक्शंस को देख के आपको परेशान नहीं होना है, हम एक एक सिंपल फॉर्म में हम इसको देखते रहेंगे। सबसे पहले जो रिएक्शंस है जो फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं,
ये आप ये इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम के साथ में सिस्टीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ एसीपी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसाइल कैरियर प्रोटीन एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण काम करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलग से यहाँ पर आपके साथ में शेयर किया है। मतलब आपको हाईलाइट रूप में दिखाया गया है कि ये दोनों ही ग्रुप किस प्रकार से रिएक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स हो गया ये। अब ये एंजाइम करता क्या है, इसको मिला है एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए एक ही नहीं आता है, सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर एसिटाइल को ए जो बन रहा था वो एक ही थोड़ी है। हमने तो इस रिएक्शन से सिर्फ एक को ही जाना है, वहाँ पर 2 से अधिक कई प्रकार के एसिटाइल को ए वहाँ पर पड़े रहेंगे। तो एसिटाइल को ए जो है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ये रिएक्शन करेगा इसके साथ में, यानी ये एंजाइम इस कंपाउंड को अपने साथ में जोड़ लेता है। कैसे जोड़ेगा, यहाँ पर एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी, यानी ये इसका जो एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये किसका एंजाइम है, FAS का ही एंजाइम है। आप यूं भी इसको बता सकते हैं, FAS के साथ में ये जुड़ा हुआ है, जो कि ये एक्टिविटी कर रहा है, ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कर रहा है। और ट्रांसफरेज यहाँ पर एंजाइम्स है जो कि FAS यानी फैटी एसिड सिंथेटेज का ही पार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, FAS एंजाइम जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, यानी जो हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसका जो सिस्टीन रेजिड्यू है, यानी सिस्टीन क्या है, एक्चुअली एक अमीनो एसिड है। और हम जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अमीनो जो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, इसका मतलब कि प्रोटीन बनी हुई होती है अमीनो एसिड से, और यहाँ पर अमीनो एसिड का एक टाइप है सिस्टीन। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा इसके साथ में जो ग्रुप है ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन, इसने क्या किया, एसिटाइल जो है उसको अपने साथ जोड़ लिया, यानी जो एसिटाइल को ए में से इसको को ए तो बाहर रिलीज हो गया और जो एसिटाइल ग्रुप है उसको ACP के साथ जोड़ दिया। तो ये जो कंपाउंड कहलाता है उसको हम कहते हैं एसिटाइल ACP, क्योंकि एसिटाइल जुड़ा हुआ है, ACP के साथ में जुड़ा हुआ है और एंजाइम तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, तो इसको हमने नाम दिया है एसिटाइल ACP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स के 2 एडिशनल ग्रुप है, सिस्टीन और ACP। ACP पर हमने क्या किया, सिर्फ एसिटाइल ग्रुप को हमने जोड़ दिया। ये रिएक्शन हुई एक। दूसरी, अब इसी एंजाइम की रिएक्शंस, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, यानी हमारे पास जो मिला है हमें एसिटाइल ACP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने यहाँ लिखा है। ये प्रोडक्ट जो बना है ये अब रिएक्शन करता है मेलोनाइन को ए से। अब आपको पता है कि मेलोनाइन को ए कहाँ से आया है, इस रिएक्शन से आया है। हमने देखा था ये मेलोनाइन को ए का निर्माण हुआ है, जिसमें एसिटाइल को ए से मेलोनाइन को ए का निर्माण हो रहा है। तो अब सेकंड इसमें स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा एसिटाइल ACP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसके साथ में मेलोनाइन को ए एक्ट करता है, और यहाँ पर जो इसी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, ये एक्चुअली इस एंजाइम के ही पेरिफ्री में, यानी इसके चारों तरफ ही होने वाली गतिविधि है। मेलोनाइन को ए ACP ट्रांस एसाइलेज, यहाँ पर एसाइलेज की एक्टिविटी होगी, जिसमें क्या होगा, अपना एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूं का यूं है, सिस्टीन रेजिड्यू के पास में जो अब ये एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ACP के पास में जो एसिटाइल ग्रुप था वो अब ऊपर शिफ्ट होता है, यानी यहाँ से ये एसिटाइल ग्रुप सिस्टीन ग्रुप के साथ में जुड़ चला गया है, और ACP के साथ में जो हमारा ACP था उसके साथ में मेलोनाइन आ जाता है, मेलोनाइन आ जाता है, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसाइल मेलोनाइन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। अब इसी एंजाइम को आगे हमने यहाँ देखा है, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसको क्लियर करके फिर समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसमें जो एसाइल जो मेलोनाइन एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो मैंने यहाँ लिखा है, यानी इसमें सिस्टीन रेजिड्यू के पास में क्या जुड़ा, एसिटाइल जुड़ा, और ACP के साथ में जुड़ा हुआ है मेलोनाइन। मेलोनाइन जो है अब आगे रिएक्शन होती है, ये बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेटेज कंडक्टेज, यहाँ पर कंडक्टेज नहीं है, रिडक्टेज एक्टिविटी है, रिडक्टेज एक्टिविटी होगी। रिडक्टेज एक्टिविटी में क्या होगा, जो हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है
उसका जो पास सिस्टीन के पास में जो आप ध्यान से देखेंगे तो एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, वो मेलोनाइन के पास में आकर जुड़ जाता है, यानी ये जो एसिटाइल है इसके पास में आकर जुड़ जाएगा और ये हमारा बीटा कीटो एसाइल एसीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसकी बायोकेमिस्ट्री नहीं बताई है आपको, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वो याद होने में भी थोड़ा मुश्किल है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इस पर सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले एसीपी ने एसिटाइल ग्रुप लिया, फिर ये एसिटाइल जो ग्रुप है ये सिस्टीन के पास पहुंचा, ये सिस्टीन रेजिड्यू के पास पहुंचा। अब ये जो यहाँ पर बीच में फिर आ गया मेलोनाइन, और मेलोनाइन के साथ में अब एसिटाइल ग्रुप जुड़ चुका है। अब ये रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो हमारा एंजाइम है, ये बड़ा एंजाइम है और इसके पास में एक कई प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। अब यहाँ पर सिस्टीन रेजिड्यू फ्री है अभी भी। ACP के पास में जो मेलोनाइन जुड़ा हुआ है और इसके साथ में एसिटाइल भी जुड़ा हुआ है। आपने ध्यान से होगा कि मेलोनाइन तो 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर भी 3 कार्बन है, लेकिन जब आप ऊपर वाली जो रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक CO2 रिमूव हो चुका है। जब CO2 यहाँ पर रिमूव हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर मेलोनाइन 2 कार्बन कंपाउंड हो गया और यहाँ पर ये एसिटाइल 2 कार्बन कंपाउंड हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल भी 2 कार्बन, यानी इनके पास में जो एक कार्बन था मेलोनाइन के पास में, वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर 2 कार्बन के ये जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है जिसमें NADP+ का निर्माण होता है, NADP+ का निर्माण होता है। यहाँ पर भी रिडक्टेज एक्टिविटी होगी। और FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसका सिस्टीन रेजिड्यू अभी भी फ्री है, लेकिन ये दोनों मेलोनाइन और एसिटाइल को ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल बनाने से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP के साथ जुड़ा हुआ है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें ये NADPH+ जो निर्माण हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। NADP+ का निर्माण हो रहा है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने जो सिस्टीन रेजिड्यू है इसको फ्री रखा है, ACP के साथ में हमें एसिटाइल जोड़ा है। एसिटाइल जोड़ने के बाद में इसको सिस्टीन रेजिड्यू पर भेज दिया। सिस्टीन रेजिड्यू पर भेजने के बाद में ACP पर हमने मेलोनाइन को जोड़ा है। मेलोनाइन को जोड़ने के बाद में वापस जो सिस्टीन पे जुड़ा हुआ एसिटाइल ग्रुप था उसको वापस ACP पर हम लेके आए हैं और फिर हम बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ग्रुप बनाते हैं। अब हम आगे परीक्षण को देख लेते हैं। FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिस्टीन वाला जो रेजिड्यू है, एमिनो एसिड जो है वो फ्री है इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। ACP के साथ में मेलोनाइन और एसिटाइल जुड़ा हुआ है। ये पूरे रिएक्शन को ही मैंने इसमें रिपीट किया है, जिसमें हमारे पास ये बन गया था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल, इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी कहते थे। इसका निर्माण हो चुका था। हमने पूरी रिएक्शन, ये पुरानी वाली रिएक्शन लिखा है मैंने, यानी ये जो 5th रिएक्शन थी हम इसमें भी देख चुके हैं। ये 5th रिएक्शन थी, ये 5th रिएक्शन उसी को मैंने आगे रिपीट किया है। अब इसमें FAS एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है इसके पास में सिस्टीन वही हमने इसको यहाँ से उठाया है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये इसमें एक्टिविटी होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा H2O, यानी एक्टिविटी होगी डिहाइड्रोजिनेज की। यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रोजिनेज हम इस एक्टिविटी को कहते हैं। एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में क्या होगा, सिस्टीन अभी भी फ्री रहेगा और ACP यहाँ पर क्रोटोनाइल का फॉर्मेशन होगा। ACP क्रोटोनाइल का फॉर्मेशन होता है और इसको हम कहते हैं क्रोटोनाइल ACP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यहाँ बाद में क्या हो रहा है, FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स, सिस्टीन हमारा रेजिड्यू फ्री है और ACP जो क्रोटोनाइल है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा ACP ब्यूटाइल में और सिस्टीन रेजिड्यू वैसा का वैसा है। इसको हम कहते हैं ब्यूटाइल ACP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम कहते हैं क्रोटोनाइल ACP क्रोटोनाइल रिडक्टेज, यानी यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है रिडक्टेज की। यहाँ पर NADP+ का निर्माण हो रहा है। हमने देखा था कि हमें चाहिए होता है NADP, तो हमने इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से बनाया है, तो हमें ये भी पूर्ति यहाँ से हो जाती है। तो अब ये जो ब्यूटाइल ACP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि
हमने देखा था कि एक ही CO2 मेलानाइन से रिलीज होती है और मेलानाइन 2 कार्बन कंपाउंड और एसिटाइल 2 कार्बन कंपाउंड आपस में उनमें एक्चुअली डबल बॉन्ड जो होता है उसको रिमूव किया जाता है ये 6th वाले स्टेप में, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल कर, और फिर ये 4 कार्बन कंपाउंड हमारे पास ACP एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। उसके बाद में क्या होता है, अब ये जो ब्यूटेराइल है इसका तो निर्माण हो चुका है, लेकिन अब ये जो ACP वाला जो साइट है ये फ्री हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, और ये मॉलिक्यूल चला जाता है सिस्टीन रेजिड्यू पर, और अब जो भी मेलानाइन जुड़ेगा वो ACP पर आकर जुड़ता रहेगा। जो भी दूसरा मेलानाइन आएगा वो इस ACP वाले पार्ट पर आके जुड़ता रहेगा, यानी ये जो 4 कार्बन है। इसके बाद में क्या होगा, साइकिल रिपीट फ्रॉम 2 to 7 एंड ऐड 2 कार्बन इन ईच साइकिल। अब ये रिएक्शन वापस रिपीट होगी। किस प्रकार से रिपीट होगी, ये शुरू में हमने एक जोड़ा था मेलानाइन और दूसरे में एसिटाइल को। एसिटाइल को ए सिर्फ एक ही बार जुड़ता है और एसिटाइल को ए बाद में जाकर वो सिर्फ मेलानाइन को ए की फॉर्म में जुड़ता रहता है। तो मेलानाइन को ए जो हमारे पास यहाँ 2 फॉर्म में जो 4 कार्बन जो बना है, अब इसमें वापस मेलानाइन जुड़ेगा तो ये 6 कार्बन कंपाउंड होगा। और ये कैसे जुड़ेगा, जो हमारी रिएक्शंस हैं यहाँ से जो रिएक्शन शुरू हो रही थी, ये जो 3rd स्टेप की जो रिएक्शंस है जिसमें मेलानाइन को ए पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी जो हमारा ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स था। अब जो हमारा 4th जो ब्यूटेराइल जो हमारा FAS जो ब्यूटेराइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में मेलानाइन को ए जुड़ता रहेगा, और ये 4 से 6 कार्बन कंपाउंड और 6 से 8, 8 से 10, क्योंकि 2-2 कार्बन ऐड होते रहेंगे, 2-2 कार्बन मेलानाइन को ए के फॉर्म में ऐड होते रहेंगे। और अब अगर हमें 14 कार्बन कंपाउंड है तो ये यहाँ तक चलेगा, और इसके बाद में जैसे ही 16 कार्बन कंपाउंड हमें बनाना है तो लास्ट का जो स्टेप होता है उसको हम एक एंजाइम एक्टिविटी होती है जिसको पाल्मिटॉइल थायोएस्ट्रेज। थायोएस्ट्रेज क्योंकि इनके बीच में एक एस्टर बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है, तो इस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए ये एंजाइम काम करता है। तो पाल्मिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है, और ACP जो है, ACP का मतलब क्या है, FAS जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये सेपरेट हो जाता है और पाल्मिटिक एसिड अलग हो जाता है। अब हम इसकी एक समरी देख लेते हैं। समरी के रूप में हम इसको समझते हैं, एसिटाइल को ए के 8 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें सबसे पहला जो एसिटाइल को ए है वो सीधा का सीधा पार्टिसिपेट करता है, यानी वो जो हमारा FAS है उसके साथ में जुड़ता है, और बाकी जो 7 एसिटाइल को ए हैं वो मेलानाइन को ए का निर्माण करने में मदद करते हैं। मेलानाइन 6 बनाने में मदद करते हैं। 7 ATP यहाँ पर खर्च होती है। 7 ATP खर्च क्यों होती है, क्योंकि आप देखेंगे इस रिएक्शन को वापस देखिए, आप यहाँ पर ATP खर्च हो रही है, और कब खर्च हो रही है, जब हमें मेलानाइन को ए का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पर 7 बार ये रिएक्शन होगी तो ये 7 ATP खर्च होगी, यानी यहाँ 7 ATP खर्च हो रही है। 14 NADPH काम में आते हैं, और 6 हाइड्रोजन रिडक्शन एक्टिविटी के लिए काम में आते हैं, और यहाँ पर पाल्मिटेट या पाल्मिटिक एसिड का निर्माण होता है। 14 NADP+ का निर्माण होता है। 8 को ए का निर्माण होता है। 6 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेंगे। 7 ADP, यानी क्योंकि ATP ब्रेक होकर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाती है, यानी 8 एसिटाइल को ए यहाँ पर कुल मिलाकर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हमें 14 कार्बन कंपाउंड बनाना है तो ये इस रिएक्शन में 7 एसिटाइल को ए भाग लेंगे, जिनमें से 6 तो आप यूँ कह सकते हैं मेलानाइन को ए को बनाने में, और जो रिमेनिंग 1 है एसिटाइल को ए वो सीधा का सीधा पार्टिसिपेट करता है, और वो ACP पर जाकर शुरू में जुड़ जाता है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात हुई कि अब ये आपको कितने भी इसमें बनाने हों 2-2 कार्बन हमेशा ऐड करते हुए इसको जोड़ते जाना है।
और ये रिएक्शंस होती रहेगी। ये था बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। थैंक यू।